सिंगापुर एक छोटा सा जजीरा, लेकिन इसका माशी असर बहुत बड़ा। सवाल ये है कि आखिर ये हुआ कैसे कि एक ऐसा मुल्क जिसके पास कुदरती वसाइल भी ना हों, दुनिया की अमीर तरीन मईशतों में से एक बन गया। तो असल सवाल यही है, क्या कोई ऐसा छोटा सा जजीरा जिसके पास कोई वसाइल ही ना हो वाकई इतना अमीर बन सकता है? और इससे भी अहम बात, क्या उसकी कामयाबी को कोई और मुल्क दोहरा सकता है? अच्छा, जब हम सिंगापुर का नाम सुनते हैं तो फौरन जहन में क्या आता है? ऊंची ऊंची चमकती हुई इमारतें, है ना? आलमी बैंकिंग, लग्जरी लाइफस्टाइल। लेकिन इसकी माइशत का असल इंजन ये सब नहीं है। असल कहानी तो छुपी है इन बड़े बड़े तेल के टैंकर्स में, उन मसरूफ तरीन समंदरी रास्तों और बंकरिंग पोर्ट्स में। और ये इंजन कितना ताकतवर है, आप अंदाज़ा लगाएं। सिंगापुर की माशी पैदावार है तकरीबन 466 अरब डॉलर। जी हाँ, 466 अरब। इतना छोटा सा मुल्क और दुनिया की 33वीं बड़ी मईशत, कमाल है ना। लेकिन सिंगापुर हमेशा से ऐसा चमकता दमकता नहीं था। चलें जरा माजी में चलते हैं और देखते हैं कि इसकी शुरुआत कितनी हैरानकुन थी। एक कच्ची आबादी से कामयाबी तक का सफर। देखिए, 1945 में जापानी कब्जा खत्म हुआ। 1963 में सिंगापुर मलेशिया का हिस्सा बन गया। लेकिन ये साथ ज्यादा देर नहीं चला। सिर्फ 2 साल बाद 1965 में इसे मलेशिया से निकाल दिया गया और इसे आज़ादी कबूल करने पर मजबूर किया गया। जी हाँ, आपने सही सुना, आज़ादी उन पर थोपी गई थी। उन्होंने इसके लिए कोई जंग नहीं लड़ी थी। तो उस वक्त हालात क्या थे? एक जरिए के मुताबिक उसके बाद कई दहाइयों तक ये जगह एक शहर जितनी बड़ी कच्ची आबादी थी, जहां ज्यादातर लोग शदीद गुर्बत में जी रहे थे। तो फिर सवाल ये है कि इतनी मायूस कुन हालत से ये मुल्क इतनी गैर मामूली तरक्की तक कैसे पहुंचा? उसके पीछे 2 बहुत ही गैर रिवायती सतून हैं। पहला सतून था शफीक आमरीत। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है एक ऐसी मजबूत एक पार्टी वाली हुकूमत जो मुल्क के लंबे अरसे के फायदे के लिए फैसले करती है, भले ही उसके लिए लोगों की कुछ आज़ादियां कुर्बान करनी पड़े। और इसी वजह से हुकूमत बगैर किसी सियासी मुखालफत के बड़े बड़े दूररस मंसूबे बना सकी और उन पर अमल भी कर सकी। और हुकूमत ने कुछ वाकई सख्त मुतनाज़ा फैसले किए, जैसे कि पब्लिक हाउसिंग बनाने के लिए लोगों की निजी ज़मीनें मार्केट रेट से भी कम कीमत पर ले लें। और दूसरा बड़ा कदम, हर काम करने वाले के लिए एक कौमी बचत फंड लाजमी करार दे दिया गया। इसी फंड से मुल्क की तामीर नौ के लिए पैसा आया। ये पॉलिसियां मुतनाज़ा तो ज़रूर थीं, लेकिन काम कर गईं। आइए इस लाजमी बचत की पॉलिसी को ज़रा तफसील से देखते हैं। होता यह है कि एक मुलाजिम की तनख्वाह का 20% सीधा काट लिया जाता है। फिर उसका आजर यानी कंपनी इसमें मज़ीद 16% डालती है। ये सारा पैसा एक मुश्तरका फंड में चला जाता है, इससे पहले कि मुलाजिम को तनख्वाह हाथ में मिले। तो कुल मिलाकर कितना हुआ? सिंगापुर के शहरियों को अपनी आमदनी का कम से कम 36% बचाना ही पड़ता है। ये बहुत बड़ी रकम है। कई तरक्की याफ्ता मुल्कों में लोग जितना बचाते हैं, ये उससे तकरीबन दुगना है। अच्छा, ये तो था पहला सतून। अब आते हैं दूसरे सतून पर, और वो है जुग्राफियाई किस्मत। ये एक ऐसी चीज़ थी जिस पर सिंगापुर का कोई कंट्रोल नहीं था, लेकिन ये इसकी कामयाबी के लिए बेहद अहम साबित हुई। सिंगापुर बिल्कुल आबनाए मलाका के दहाने पर है। ये मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच समंदर का एक तंग सा रास्ता है, और ये दुनिया का सबसे मसरूफ़ तरीन जहाज़ रानी का रास्ता है। और ये स्ट्रेटेजिक लोकेशन इसके पास आज़ादी से भी बहुत पहले से थी। तो अपनी इस जुग्राफियाई पोजीशन का फ़ायदा उठाते हुए सिंगापुर एक तरह से पूरी दुनिया का गैस स्टेशन बन गया। और यहाँ आकर पहला सुतून, वो मजबूत हुकूमत, और दूसरा सुतून, ये जुग्राफियाई किस्मत मिल जाते हैं। हुकूमत ने इस जुग्राफियाई फ़ायदे को एक ज़बरदस्त मुआशी हथियार में बदल दिया और दुनिया भर के कार्गो जहाज़ों को ईंधन बेचने की इंडस्ट्री को अपनी दौलत की बुनियाद बना लिया। तो अब ज़रा हकीकत की आंख से देखते हैं, आखिर सिंगापुर के इस मॉडल की नकल करना इतना नामुमकिन क्यों है? एक बहुत आम गलतफहमी है कि सिंगापुर की सारी कामयाबी की वजह कम टैक्स है। क्या वाकई ऐसा है? ये चार्ट इस गलतफहमी को बिल्कुल साफ कर देता है। सिंगापुर में हुकूमत की आमदनी मुल्क की कुल जीडीपी का तकरीबन 18% है,
جانتے ہیں یہ کس کے برابر ہے؟ بالکل امریکہ جتنا۔ تو بات صرف کم ٹیکسوں کی تو بالکل نہیں ہے۔ ایک اور بہت دلچسپ چیز ہے، سنگاپور کی جو فیکس جی ڈی پی ہے اس کے اعداد و شمار میں ایک شماریاتی خرابی یا گلچ ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سنگاپور کی کل ورک فورس کا تقریباً 10% ہر روز ملیشیا سے کام کرنے آتا ہے۔ اب یہ لوگ ملک کی جی ڈی پی تو بڑھاتے ہیں، لیکن چونکہ یہ سنگاپور کی آبادی میں شامل نہیں ہوتے، اس لیے فی کس جی ڈی پی کا حصہ اصل سے زیادہ بڑا نظر آتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ سنگاپور کی کامیابی کا نسخہ کوئی اور نہیں اپنا سکتا۔ ذرا سوچئے، پہلے تو آپ کو آزادی پر مجبور کیا جائے، پھر آپ دنیا کے سب سے مصروف تجارتی راستے پر بیٹھے ہوں، آپ کے پاس ایک ایسی حکومت ہو جس کے اختیار کو کوئی چیلنج نہ کر سکے، اور پھر وہ حکومت کئی دہائیوں تک اس اختیار کو سمجھداری سے استعمال بھی کرے، اور ساتھ ہی اس پورے خطے میں سرمایہ کاری کے لیے کوئی اور بہتر جگہ بھی نہ ہو۔ یہ سب چیزیں مل کر ایک ایسا پرفیکٹ طوفان بناتی ہیں جسے دوبارہ بنانا تقریباً ناممکن ہے۔ تو چلیں اب حتمی فیصلے کی طرف آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ سنگاپور اس لیڈر بورڈ پر کہاں کھڑا ہے۔ سائز کے لحاظ سے اسے 10 میں سے 8 نمبر ملتے ہیں، یعنی اپنے سائز سے کہیں زیادہ بڑی معیشت، فیکس جی ڈی پی اور استحکام میں 9، جو اس کی مضبوطی کو دکھاتا ہے۔ ترقی کی رفتار تو شاندار رہی ہے، اس لیے پورے 10 نمبر ملے، اور صنعت کے شعبے میں تیل کی تجارت اور مینوفیکچرنگ کی وجہ سے اسے 8 نمبر ملتے ہیں۔ تو ان سب کو ملا کر سنگاپور کا اوسط سکور بنتا ہے 8.8/10۔ یہ ایک انتہائی متاثر کن کارکردگی ہے، اور یہ اسے دنیا کی ٹاپ معیشتوں میں شامل کرتی ہے۔ تو آخر میں ایک سوال ہمارے ذہن میں رہ جاتا ہے، کیا سنگاپور ایک انوکھا معجزہ ہے یا ایک سبق آموز کہانی؟ ایک ایسی کہانی جو بتاتی ہے کہ غیر معمولی ترقی کی قیمت بعض اوقات کچھ آزادیوں کی قربانی سے ادا کرنی پڑتی ہے۔ اس کی کامیابی کی یہ پیچیدگیاں ہمیں اس پر سوچنے پر مجبور کرتی ہیں۔